शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, चुनाव मंच के इस खास शो में आपका स्वागत है। लखनऊ में आपकी अदालत, और आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जो सबके निशाने पर है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो। कोई उनको बाहरी कहता है, कोई उनको कम्युनल कहता है, कोई कहता है कि वो बांट देंगे राज्य को, लेकिन उन्होंने हर सवाल का बड़े संयत तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने एक एक प्रहार का पूरी तरह से जवाब दिया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हमारे मेहमान हैं। इन पर मुकदमा चलाएं, इनसे सवाल पूछें। इससे पहले एक नज़र उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा चलाया जा रहा है, चुनाव मंच में लखनऊ। अमित शाह, गुजरात की राजनीति में ये नाम 36 साल पुराना है, लेकिन इस नाम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी उत्तर प्रदेश ने। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के नतीजों से नेशनल पॉलिटिक्स में अमित शाह की पहचान चुनाव के चाणक्य की हो गई। यूपी में 80 में से 73 सीटें जितवाकर अमित शाह ने अपने विरोधियों को भी अपनी रणनीति का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 50 साल की उम्र में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बने। अमित शाह 80 के दशक से राजनीति में हैं। 24 साल से वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। पहली बार 1997 में खुद चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद आज तक वो कभी नहीं हारे। हर बार जीत का अंतर बढ़ता गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद अमित शाह की लीडरशिप में बीजेपी ने कांग्रेस से महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे 2 बड़े राज्य छीने। झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन दिल्ली और बिहार में बीजेपी का रथ रुक गया। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के गढ़ असम में बीजेपी की सरकार बनाकर अमित शाह ने फिर से कमबैक किया। अब एक बार फिर यूपी और उत्तराखंड में अमित शाह का इम्तिहान है। पंजाब और गोवा में फिर से जनता का भरोसा जीतने का चैलेंज है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का मौका है। हम लखनऊ में हैं। आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत का एक खास शो। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि ये दूसरी पार्टियों को तोड़ते हैं। अमित जी, ये दर्द मुलायम सिंह यादव जी का है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने हमारे घर में झगड़ा करवा दिया। उन्होंने कब ऐसा कहा? उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव भाजपा अध्यक्ष से 4 बार मिले, उन्हीं के इशारे पर पार्टी में झगड़ा हुआ, पिता पुत्र को लड़वाया। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कभी भी राम गोपाल जी को नहीं मिला, एक बात। और शायद कभी कभार ऐसा नेताजी बोल गए होंगे, बाकी तो ज्यादातर उनका परिवार का झगड़ा है, हमारा कोई लेन ये उन्होंने कहा है, मेरे पास में इसका सबूत है। नहीं कहा होगा, उनको आपने बता दिया होगा, तुम पूछ लिया, बोल गए होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। मगर हमने नहीं, हमारा कोई लेन देन नहीं है भाई, सपा हम क्यों तोड़े। लेकिन अखिलेश यादव भी ये कहते हैं कि अमित शाह जी अंकल से मिले हुए हैं। देखो, सपा को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? अखिलेश की है, मेरी है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से संभालनी चाहिए। लेकिन आपके बारे में एक अखबार में यह कमेंट हुआ कि चुनाव के मौके पर विरोधी दलों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और ऐसा पाला बदलवाते हैं कि विरोधियों के पैर उखड़ जाते हैं। देखिए, इस चीज को अलग नजरिए से देखना चाहिए रजत जी। जब चुनाव के अंदर कोई दल इतना निर्बल हो जाता है और जब उसकी जीतने की संभावनाएं कम हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से जो राजनीति के अंदर योगदान करना चाहते हो और जो अच्छे लोग हैं वो अपनी संभावनाएं तराशते हैं।
उसी के तहत कोई बीजेपी में आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार पहले से ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। चुनाव के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है समाजवादी हार का स्वीकार करिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो साइकिल पर राहुल गांधी भी सवार हैं, हाथ हैंडल पर है, वो 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। देखिए रजत जी, आप बड़े सॉफ्ट है अखिलेश यादव के प्रति, वरना आप जैसा अनुभवी पत्रकार ये जरूर पूछता कि तो गठबंधन क्यों करना पड़ा। अगर आप जीत के लिए आश्वस्त थे तो गठबंधन की जरूरत क्या थी, क्यों करना पड़ा गठबंधन? गठबंधन इसलिए करना पड़ा कि समाजवादी पार्टी हार को भांप गई थी, उसको मालूम था पूर्णतया सफाया होने वाला, वरना ना करते गठबंधन। लेकिन उनका दर्द तो यह है कि समाजवादी पार्टी में झगड़ा करवाने में अमित शाह का रोल था। झगड़े का रोल नहीं है। 5 साल जिस प्रकार से सरकार चली है, हर रोज 16 मर्डर होते हैं, 23 रैप होते हैं, 200 दंगे हुए हैं, 2,87,000 गंभीर प्रकार के गुनाह हुए हैं। किस तरह से प्रदेश की सरकार उनको फिर से चुनेगी? किस प्रकार से चुनेगी? और झगड़ा क्या हो गया जी? कौन बाहर गया है? कहां है आज शिवपाल यादव? साइकिल के निशान पर ही लड़ रहे। अतीक अहमद ने सपा छोड़ दी क्या? नहीं छोड़ी। ये जो खनन घोटाले वाले हैं गायत्री प्रजापति, सपा छोड़ दी क्या? नहीं छोड़ी, किसी ने नहीं छोड़ी। सारे विधायकों का टिकट भी रिपीट हो गया, अखिलेश बदल गए। बस कैसे बदल गए? सरकार विधायकों से बनती, अखिलेश बाबू वो सारे विधायक आपने रिपीट करे हैं, कैसे एंटी इनकम्बेंसी से भागोगे? ये यूपी की जनता उनको पूछना चाहती है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां जहां मैं गया, सपा विधायकों के खिलाफ एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने गठबंधन इसलिए किया क्योंकि हारना चाहते थे। आप हारना चाहते थे ऐसा नहीं, हार देख गए थे, इसलिए गठबंधन कर कर बचने का प्रयास कर रहे हैं, मगर और डूबेंगे। लेकिन आप भी तो बहुजन समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए हैं, हमने ब्रजेश गठबंधन पाठक नहीं को करा। लाए हैं। गठबंधन नहीं किया, लेकिन हार का डर था कहीं? ना जी, जरा भी नहीं। आपके पास इनफ कैंडिडेट नहीं थे? देखिए, कोई व्यक्ति अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो वो गठबंधन नहीं होता है। राहुल गांधी ने सपा ज्वाइन नहीं करी है, वो अपना दल लेकर खड़े, ये अपना दल लेकर खड़े, और दोनों लोगों ने अपना अपना गठबंधन किया है। और गठबंधन भी यूपी की जनता के छलावे में है। 12 सीट फर्स्ट और सेकंड फेज में ही ऐसी है जहां मैत्रीपूर्ण मुकाबला है। भाई गठबंधन में मैत्रीपूर्ण मुकाबला क्या होता है? क्या होता है मैत्रीपूर्ण मुकाबला? मेरी तो समझ में नहीं आता। लखनऊ मध्य मैत्रीपूर्ण मुकाबला है, फलानी जगह मैत्रीपूर्ण मुकाबला है, सब अलग ही लड़ रहे। इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी से भागने के लिए एक प्रयास किया है, मगर यूपी की जनता को मैं जानता हूं, देश में अगर सबसे ज्यादा राजनीति समझने वाले लोग अगर कोई एक प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में, और वो जानते हैं कि क्या हुआ है प्रदेश में। लेकिन ये सही है कि आपने कोशिश करके बहुजन समाज पार्टी से बहुत सारे नेताओं को तोड़ा, आपने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल किया। देखिए, हमने लोकसभा के वक्त भी कांग्रेस से अच्छे लोगों को लिया था, बहुजन समाजवादी पार्टी से अच्छे लोगों को लिया था, और आगे पर भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई आता है तो भाजपा के सिद्धांतों के साथ सहमति व्यक्त कर कर प्रतिबद्धता रखते हुए आता है। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, इससे मेरी पार्टी का मूल चरित्र नहीं। यही वो लोग हैं जिनका विरोध करके आप सरकार बनाना चाहते थे, यही वो लोग हैं जिनका राजनीतिक विरोध रहा, तो भारतीय जनता पार्टी में आकर के पवित्र हो जाते हैं। पवित्र हो गए ऐसे मैंने नहीं कहा भाई, राजनीतिक विरोध होते रहते हैं। ऐसे तो राहुल जी पूरी यात्रा निकाले देवरिया से दिल्ली तक की, और कहा 27 साल यूपी बेहाल, अब 5 साल निकाल लिए, 23 साल यूपी बिहार, ये 5 साल ठीक हो गए उनके गठबंधन करते ही। इतना कोसा है, आप रिकॉर्ड निकाल दीजिए, इतना कोसा है अखिलेश जी को किसानों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, और अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी में लोग ले सकते हैं, मुख्तार अंसारी अगर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाए तो उससे शिकायत क्यों? देखिए, हमने मुख्तार अंसारी की शिकायत नहीं की। जिसको रखना है वो रखे, उनको मुबारक है, हमें नहीं चाहिए। हमने मुख्तार जैसे लोगों को नहीं लिया। मैंने आपकी पार्टी के प्रवक्ता का बयान देखा जिसमें उन्होंने इस बात के लिए आलोचना की मायावती जी की, उन्होंने क्यों ले लिया मुख्तार अंसारी को, बाहुबली का उन्हें। नहीं, मायावती जी कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे।
और मुख्तार अंसारी को लिया। वो कॉन्ट्राडिक्शन समझाते थे, शायद आपको ठीक से समझा नहीं पाए। नहीं नहीं, मुझे तो समझ आया, क्योंकि मैंने देखा आपके यहाँ भी बहुत सारे बाहुबली उम्मीदवार हैं। हत्या के आरोपी अशोक चंदेल हैं, बाहुबली अजय प्रताप सिंह हैं, कुछ घोटाले के आरोपी हैं। देखिए, अशोक चंदेल और मुख्तार का कंपैरिजन शायद आप ही करें रजत जी। यूपी की राजनीति को और यूपी के सार्वजनिक जीवन को जो जानते हैं वो नहीं करेंगे। मुख्तार अंसारी किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं इन पर, वो पूरा यूपी जानता है। नहीं, लेकिन आपसे भी तो अपेक्षा थी कि आप जो उम्मीदवारों को उतारेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से आए हों, लेकिन अच्छी छवि वाले लोगों को उतारेंगे। देखिए, किसी पर भी कोई सजा याफ्ता हो या केस सिद्ध हो गया हो, ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं लिया। और आप जो नाम ले रहे हैं उसकी भी सूची कोई लंबी नहीं है, 2 3 4 की होगी। और वो भी इसलिए होगी कि भाई उन पर जो आरोप है वो अभी सिद्ध होना बाकी होगा, या तो आरोप कई बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक रूप से भी लगाए जाते हैं। अमित जी, आप बार बार बात करते रहे वंशवाद की, परिवारवाद की। मोदी जी ने बीजेपी की कार्यकारिणी में कहा कि पिता पुत्र को टिकट देने के लिए प्रेशर मत डालो, लेकिन जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की उसमें बहुत सारे लोग हैं जो परिवार के उनके पिता राजनीति में हैं, किसी का पुत्र, किसी की पुत्री, किसी का रिश्तेदार। देखिए रजत जी, मैं वंशवाद की चीज़ को थोड़ा अच्छा कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि हमारे विरोधी भी बहुत पूछते हैं, मगर मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। वंशवाद कैसे, किसको कहते हैं? मुलायम जी अगर मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं तो और कोई समाजवादी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, अखिलेश बनते हैं, इसको वंशवाद कहते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे आते, उसको वंशवाद कहते हैं। इस तरह से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया जी और अब राहुल जी, अभी नए जी आए नहीं हैं, आएंगे तब वो जी, इसको वंशवाद कहते हैं। कोई नेता का बेटा अगर काम करते करते कार्यकर्ता है और एमएलए का टिकट लड़ जाए, उसमें कोई वंशवाद नहीं होता है, ये समझ कर चले। वंशवाद की व्याख्या होती है आउट ऑफ मेरिट जाकर उसको प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन ये बड़े बड़े और सुनिए मैं बताता हूँ ना, अटल जी का खैर उनका तो कोई परिवार में था ही नहीं, मगर राजनाथ सिंह जी के बेटे अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं हमारे यहाँ। इस तरह से नहीं होता। उन्होंने चुनाव लड़कर अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, और करते करते सालों तक काम करते करते करेंगे तब। तो ऐसे तो राहुल गांधी ने भी चुनाव लड़के अपने आप को सिद्ध किया। देखिए, चुनाव लड़कर सिद्ध किया ऐसा नहीं है। आप मानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के बनने वाले अध्यक्ष है और योग्यता में किसी को के पास योग्यता नहीं है, और पार्टी को तो ऐसा ही एक सेकंड जी, आप समाप्त मत कर दीजिए। 67 से लेकर आज तक कांग्रेस में किसी को योग्यता नहीं है, किसी को नहीं है। देखिए, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी आने का प्रयास किया, उनका देहांत हो गया। बाद में राजीव गांधी, इनका देहांत हो गया। बाद में राहुल जी की उम्र उस वक्त थोड़ी कम थी। मनमोहन सिंह को प्राय प्रधानमंत्री बनाया पूरा चैनल। सोनिया जी के बाद राहुल जी, सोनिया जी के बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। किस प्रकार के प्रधानमंत्री थे आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन इस समय मैं ये जानना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह के बेटे, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे, लालजी टंडन के बेटे, रंजना वाजपेयी के बेटे, इन सबको टिकट दिया इस बार। नहीं, ठीक है, 400 में से 7-8 बेटे होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। और ये सभी लोग, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सार्वजनिक जीवन में नहीं है या सीधे आ गए। पंकज सिंह 3 टर्म से हमारा राष्ट्र प्रदेश का महामंत्री है, युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, उसका कैरियर है 16 साल पुराना, और अब एमएलए का टिकट दिया है। तो अब ये तो आरोप नहीं लगा सकते कि मुलायम सिंह का पूरा परिवार मैदान में है। नहीं, पूरा या देखिए भाई, नेहरू गांधी परिवार मैदान में है। आप सपा के सारे सांसदों के नाम बोलिए। एक है मुलायम सिंह जी, एक है डिम्पल जी, एक है राम गोपाल जी के बेटे जी, और एक है उनके भतीजे जी। सारे वही है यहाँ, तो सारे के सारे, उनके अलावा कोई नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात, दोनों के बीच का अंतर। यहाँ कुछ है, वहां सब वो है। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। अमित जी, आप हमेशा से ये कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में
3.5 चीफ मिनिस्टर हैं, अब तो 2.5 निकल गए, एक ही बचे। एक भी नहीं बचेगा, हमारा बनेगा। मैं समाजवादी पार्टी के रेफरेंस में कह रहा था। कैसे बनेगा? आपके पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। आप देखिएगा परिणाम के दिन। नहीं, लेकिन ये सच है महाराष्ट्र में भी हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं था, ऐसा आपका आरोप था। झारखंड में भी था, हरियाणा में भी था। तीनों जगह आज भाजपा के मुख्यमंत्री बैठे हैं और अच्छे से राज्य चला रहे हैं। देखिए, आपने गोवा में तो डिक्लेयर किया ना, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हो सकते हैं अगर हो चुनाव के सकते बाद। हैं ऐसा कहा। तो यहाँ भी कुछ कहते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो सकते हैं। रजत जी, कम से कम मेरी पार्टी तो मुझ पर छोड़ दीजिए, वैसा आप क्यों चला रहे हैं? नहीं तो ये तो आपके सारे विरोधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में एक नेता ऐसा नहीं है जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट किया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कैडर को उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और पूरा देश जानता है। जहाँ जहाँ हमने मुख्यमंत्रियों का चयन किया, वो सभी लोग आज अच्छे से राज्य चला रहे हैं। वो सभी लोग संगठन से आए हुए लोग हैं और मंजे हुए नेता हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारा बहुमत निश्चित आने वाला है और उसके बाद तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री हो। अखिलेश यादव जी कहा था कि हमारी काम ऐसा है, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है उत्तर प्रदेश में कि उस परफॉर्मेंस के दम पर और कांग्रेस के समझौते की वजह से 300 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। मैं अखिलेश जी के स्टेटमेंट पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मगर परफॉर्मेंस पे जरूर टिप्पणी करना चाहता हूँ कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि गंगा जमुना का पूरा मैदान, इतना सारा पानी उपलब्ध, मथुरा जमुना जी से 20 फुट दूर फ्लोराइड आ गया है। जमुना नदी के 20 फुट दूर फ्लोराइड वाला पानी लोग पीने के लिए मजबूर है। इनका परफॉर्मेंस है। कृषि विकास दर सारे देश में से नीचे से उल्टी गिनती करो तो 1, 2, 3, 4 में आते हैं। जीडीपी सारे देश में नीचे से गिनती करो तो 1, 2, 3, 4 में आते हैं। रोजगारी देश में गिनती करो तो नीचे से 1, 2, 3, 4 में आते हैं। और क्राइम में सारे के सारे हेड में ऊपर से 1 नंबर है। सारे के सारे, खून ले लो, बलात्कार ले लो, चोरी ले लो, लूट ले लो, अपहरण ले लो, डकैती ले लो, भ्रष्टाचार। अभी ये कह रहे कि मैंने लखनऊ आगरा हाईवे बनाया। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार इसी मापदंड वाले राजमार्ग जब बनाती है तो 18 करोड़ रुपया पर किलोमीटर उसका खर्चा आता है। इनका खर्चा आया है 31 करोड़ रुपया। अब 18 और 31 का डिफरेंस कहां गया, वो यूपी की जनता नहीं पूछेगी। मैंने उनसे कानून व्यवस्था के बारे में पूछा था और आपने जो आरोप लगाए थे पिछले 2 दिन की घटनाएं मेरठ की, लखनऊ की, उसके बारे में। नहीं, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद कोई जगह बाकी नहीं है। उन्होंने कहा जब अमित शाह आए तो उनसे पूछेगा कि वो मध्य प्रदेश के आंकड़े लेकर आए, राजस्थान के आंकड़े लेकर आए, देख लिए हमने आंकड़े, वो देख ले जरा, बस आप भी देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उपलब्ध हैं। जब मैंने उनको क्राइम ब्यूरो के आंकड़े गिनाए तो उन्होंने कहा कि ये आपको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि उन पर कौन सी धाराओं के अंदर केस चले। बहुत धाराओं के ऊपर चला, मगर वो सारे केस अदालत ने ऐसे कहकर निरस्त कर दिए। रजत जी, आपको मालूम है, फिर भी आपने ये सवाल पूछा, इसलिए धन्यवाद आपका। सारे केस ऐसा कहकर निरस्त कर दिए कि जिनको साथ लेकर वो निकले हैं उन्होंने राजनीतिक द्वेष से प्रेरित केस किए थे और उनके पिताजी पर भी किया था। शायद अखिलेश जी को अब याद नहीं है वो बात। कांग्रेस ने मुलायम सिंह जी पर भी किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी की है तो आपने भी कहा कि कानून व्यवस्था की, एक्सटॉर्शन है, मर्डर्स हैं, वाकई में लोग परेशान हैं। ये दावा मायावती जी ने किया कि जब मेरी सरकार थी 5 साल तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए मुझे वोट दो, मैं आऊंगी तो सब ठीक कर दूंगी। तो हार क्यों गई? 5 साल के बाद जनता ने हरा दिया उनको। हारी तो बीजेपी भी बहुत बार है, बहुत बार है, मगर हम कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर नहीं हारे। वो कानून और व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हारी है चुनाव। गत चुनाव का मुद्दा ही कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार था। अखिलेश जी ने एक और इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारी मदद नहीं की कानून व्यवस्था के लिए, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के जितने प्रोजेक्ट से उनको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। देखिए अखिलेश जी, आज मैं इस खुले मंच पर कहना चाहता हूं आपकी अदालत के कि गुजरात सरकार को मिला हुआ पैसा जनसंख्या के अनुपात में
और उत्तर प्रदेश को मिला हुआ पैसा जनसंख्या के अनुपात में 1 पैसा भी कम किया है अगर उत्तर प्रदेश को, तो उनको ये कहने का अधिकार है। उल्टा यूपीए सरकार जो उनके समर्थन से चलती थी, उनका समर्थन था 10 साल यूपीए सरकार को, उसने प्रति साल जो पैसा दिया उसमें मोदी जी के आने के बाद 1 लाख करोड़ रुपया का बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। 1 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का। और अखिलेश ने बाकी सबका हिसाब छोड़ दे। नहीं, उन्होंने कहा पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पैसा था वो नीति आयोग ने बंद कर दिया। नहीं, नीति आयोग ने बंद नहीं किया है भैया, वो पैसा इस ग्रांट में, ग्रांट इनकी स्टेट की ग्रांट ही बढ़ा दी है। कानून और व्यवस्था सिर्फ मॉडर्नाइजेशन से नहीं होती है। उनके अपराध के आंकड़े उसमें से 70% उनके नेताओं के क्षेत्र में हुए जहां से एसपी के चुने हुए विधायक हैं। सारी की सारी जगह पे पुलिस का पूरा पॉलिटिसाइजेशन किया है। कोई प्राथमिकी दर्ज कराने जाएगा तो जाति और धर्म पूछकर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। कैसे कानून और व्यवस्था ठीक रहेगी? तो बीजेपी कैसे इसको ठीक कर देगी? किया है हमने कई जगह पे किया है। उत्तर प्रदेश में तो काफी मुश्किल है। अगर पुलिस मुश्किल नहीं है रजत जी, हमारी पार्टी कोई जाति आधारित पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी तुष्टीकरण कर कर अपनी वोट बैंक को संभालने का प्रयास नहीं करती किसी एक धर्म विशेष का। अगर ये 2 नहीं करते हैं तो कल को यूपी की कानून और व्यवस्था ठीक हो जाएगी और कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी, मगर ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका पॉलिटिक्स का बेस ही यही है। लेकिन जब आपने टिकट बांटे हैं वो तो जाति के आधार पर ही बांटे होंगे। आप ऐसा मानते हैं, हमने नहीं बांटे हैं। कोई जाति का पंडित, जाति की राजनीति का पंडित देख लेगा तो हमें तो बेवकूफ ही कहेगा, इस तरह से बांटे हमने। तो आपको लगता है कि अगर जाति के आधार पर चुनाव न हो तो फिर कानून व्यवस्था सुधारने में? चुनाव नहीं, सरकार बनने के बाद जाति के आधार पर अगर आप सरकार चलाते हो तो कानून और व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये उम्मीद करे कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनी तो एक्सटॉर्शन नहीं होगा, कानून व्यवस्था पर? हम पहली बार सरकार में यूपी में नहीं आ रहे हैं। कल्याण सिंह की सरकार आज भी उत्तर प्रदेश की जनता को याद है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उस वक्त जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति थी, आज भी जो कल्याण सिंह की सरकार को कानून और व्यवस्था की परिस्थिति के लिए सब लोग याद करते हैं, आज भी करते हैं। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि ये वोट के लिए समाज को बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप इस चुनाव में यह है कि जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की याद आती है, राम मंदिर की याद आती है। वो गाना है ना, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। देखिए रजत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद का कोई भी हमारा घोषणा पत्र निकालिए जिसमें हमने राम जन्मभूमि आंदोलन का हमारी प्रतिबद्धता नहीं व्यक्त की है। हर बार करते हैं क्योंकि अभी मंदिर बनना बाकी है। इस बार जो मैनिफेस्टो है उसमें तो जिक्र है, हर बार के है, इस बार का नहीं। और हर बार आप सवाल पूछते हैं। इस बार सवाल आपके सहयोगी उद्धव ठाकरे ना आप सवाल पूछना बंद करोगे ना हम जिक्र करना छोड़ेंगे। इस बार सवाल उद्धव ठाकरे ने पूछा है। उन्होंने कहा कि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की याद आती है, बाकी समय उन्हें वनवास में भेज देते हैं। देखिए, चुनाव घोषणा पत्र जो होता है ये 5 साल का डॉक्यूमेंट होता है और घोषणा पत्र में 2014 में भी है, 2012 के यूपी के घोषणा पत्र में भी था, 2007 में भी था और 2000 इस साल भी हमने रखा है, 17 में भी रखा है। भूल गए ऐसा नहीं होता है, मगर केस लंबित है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसीलिए तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी का नारा है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख जब केस कोर्ट में लंबित है तो उनको इतना मालूम पड़ना चाहिए, बीजेपी नहीं बता सकती। ये तो क्या होगा, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। रजत जी करेंगे, अभी कोर्ट ने अभी सुनवाई हो रही है उसकी, 1-2 डेट अभी गए हैं। जैसे ही केस आगे बढ़ेगा। और ये सवाल राम मंदिर से की वजह से नहीं है, ये इसलिए है कि क्या समाज को भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के वक्त पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी पार्टी की जो नेता हैं उनके बयानों की बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास में, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सुरेश राणा
उन्होंने कहा कि जीते तो मुरादाबाद, कैराना और देवबंद में मैं कर्फ्यू लगवा दूंगा। आगे संगीत सोम, वोटिंग के वक्त दादरी कांड, मुजफ्फरनगर के दंगों को याद रखना। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि वैसी कार्रवाई करेंगे जैसी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ये सब हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश नहीं है। देखिए रजत जी, 3 लाख वाक्य बोले होंगे, इसमें से 3 उठा लिए आपने। इसके साथ हमने कहा है कि हम किसानों का, सभी लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफ कर देंगे, आप सवाल नहीं पूछोगे। हमने कहा है कि 0% पर सभी लघु और सीमांत किसानों को ऋण देंगे, आप सवाल नहीं पूछोगे। हमने कहा है कि हम सभी युवाओं को 1 GB कनेक्टिविटी के साथ जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर लैपटॉप देंगे, आप नहीं पूछोगे। बहुत सारे वादे किए हैं, 25 मेडिकल बनाने का, कन्याओं को मुफ्त शिक्षा देने का, इतने सारी चीजें कही है, इसमें से कुछ आप नहीं पूछोगे। नहीं, जरूर पूछूंगा, मैं वो भी पूछूंगा, लेकिन अभी लीजिए तो ना मैं एक पूछ बार। रहा हूं कि आपके साक्षी महाराज कहते हैं कि आबादी बढ़ाने के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो 4 बीवियां 40 बच्चे पैदा करते हैं। रमेश चंद्र तोमर, धौलाना को मौलाना विधानसभा नहीं बनने देना, दाढ़ी वाले घर में घुस जाएंगे, उसका इलाज है हमारे पास। ये कम लोग नहीं है। नहीं, वो ठीक है, बोले होंगे, कहीं नहीं बोलना चाहिए, संयम रखना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने यही बातें करी है। कभी कभार कोई बोल गया, और हर पार्टी की सूची बनाओ तो इसका ऐसा कुछ ना कुछ निकल आएगा। लेकिन ऐसे पोलराइज करने वाले तो नहीं, इसीलिए मायावती जी बार बार मुसलमानों से कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, समाजवादी पार्टी को वोट मत देना, मुझे देना, क्योंकि मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ इन लोगों से। मायावती कहो और मुसलमान माने, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। आपके घोषणा पत्र में जो 3 तलाक का मुद्दा रखा गया, उसको लेकर बहुत सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में लोगों को अपील करने के लिए, मुस्लिम महिलाओं को खुश करने के लिए मुद्दा उठाया? ना, मुस्लिम महिलाओं को खुश करने के लिए नहीं उठाया है। ये महिला सम्मान और महिला के सम्मान का मुद्दा है। मुल्लाओं को खुश करने के लिए और पार्टियां नहीं उठाते, हम डरे बगैर उठाते हैं। एक मुस्लिम महिला ने सवाल ये पूछा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के वो इशू उठाए जो सारी महिलाओं के हैं। मुस्लिम महिलाएं अपनी देखभाल करना अपनी जानती हैं। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं जो कहती है कि बहुत अच्छा किया है। तो क्या वाकई में आप इसको करवा पाएंगे, या ये भी सिर्फ चुनाव के वक्त का नारा है? नहीं, हमने तो, सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और एक और सवाल मायावती जी ने उठाया, अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा, आरक्षण को समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी की बात मायावती क्यों बता रही हैं? उन्होंने नहीं बताना चाहिए, भाजपा वालों पे छोड़ देना चाहिए। जनता को वो बताएंगे तो सही उनको क्या लगता है अपने विरोधियों के बारे में, ये तो हक है उनका। नहीं, मगर उनके कहने से क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत फर्म है, मौजूदा आरक्षण व्यवस्था है वो ठीक है, वो चलनी चाहिए। लेकिन संघ का तो ये नहीं है। संघ ने कभी नहीं कहा। अभी थोड़े दिन पहले मनमोहन वैद्य ने कहा, आपने कई बार इसकी सफाई भी दी है, लेकिन पूरा बयान सफाई नहीं दी है जी। आप पहले सवाल पूछिए, क्या पूछा था मनमोहन जी? मनमोहन वैद्य ने कहा आरक्षण नहीं, उसने क्या कहा, नहीं, सवाल क्या था वो पूछिए। मैं बताता हूँ, वरना आपका नहीं, थोड़ा क्या रिसर्च कहा कम ये है। तो मैं आपको बताऊंगा ना। नहीं, पहले उनको सवाल क्या पूछा गया था, तब मालूम पड़ेगा ना किस रेफरेंस में कहा है। उनसे पूछा गया था क्या धर्म के नाम पर आरक्षण सही है, ये पूछा गया था ना, तो उन्होंने जवाब ये दिया, सारा जवाब धर्म के नाम पर आरक्षण के लिए है। अब उनका जवाब देखिए। अब पहले मैं आपके माध्यम से ये दोनों पार्टियों को पूछना चाहता हूं, सपा, बसपा और कांग्रेस को, कि आपने 2012 में धर्म के आधार पर आरक्षण की घोषणा की थी, मांग की थी उन्होंने, अब नहीं कर रहे। इस चुनाव में वो करने वाले हैं या नहीं करने वाले, क्या करना है वो बताना चाहिए। और अगर वो धर्म के आधार पर आरक्षण चाहते हैं तो इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद 50% से आरक्षण ज्यादा बन नहीं सकता। 50% SC, ST और OBC को मिल चुका है, तो अब किसका काट कर धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, इसकी स्पष्टता उन्होंने करनी चाहिए। SC का काटोगे या OBC का काटोगे? धर्म के आधार पर जो आरक्षण देना चाहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, सपा से, बसपा से और कांग्रेस पार्टी से, आप किसका काटकर धर्म के आधार पर आरक्षण दोगे? उसका जवाब कोई नहीं देता और आप पूछते भी नहीं उनको। रजत जी, आपको पूछना चाहिए।
अमित जी, आप मेरी बात सुनिए ना, आपको पूछना चाहिए उनको। हम कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, इस देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। लेकिन संघ के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने जो कहा वो सिर्फ वो धर्म पर आधारित नहीं है। धर्म पर आधारित मैं ही अगर है। पूरी बात उनकी पढ़ दूं फिर आप बताइए। पढ़ दीजिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण लंबा चलेगा तो अलगाववाद पैदा होगा। ये धर्म के आधार पर आरक्षण के जवाब में है। अब समय आ गया कि पहले सभी को, पहले आप स्पष्टता स्वीकार हाँ, करते मैं जाइए। मानता हूं। हाँ, आगे अगर उनको पूरा बयान देखें, सभी को बेहतर शिक्षा हो जाए, समान अधिकार की बातें हो। उन्होंने कहा समिति का गठन करके आरक्षण की सही समीक्षा होनी चाहिए। वो धर्म के आधार पर बनाना चाहते हैं। सच्चर कमेटी के रेफरेंस में सवाल है। जी नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र में आरक्षण की व्यवस्था हमेशा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। अरे भैया, ये सारी चीजें धर्म के आधार पर आरक्षण के सच्चर कमेटी के रेफरेंस में बोल रहे हैं। आप सवाल नहीं बता रहे हो दर्शकों को, ये ठीक नहीं है। नहीं, मैंने तो आपको बताया सवाल नहीं, क्या है। मुझे नहीं बताया ना, उसको सवाल क्या पूछा गया। उसका सवाल ये था कि सच्चर कमेटी ने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग की है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? अमित जी, ये पहली बार नहीं हुआ ना, बिहार के चुनाव के पहले भी बिहार के चुनाव मोहन में भागवत जी का बयान आया था। चुनाव में भी कहीं पर ऐसा नहीं किया, और फिर भी इसके बाद संघ ने रिजॉल्व कर तय किया है, प्रस्ताव पारित कर कहा है कि हम अभी की आरक्षण व्यवस्था के साथ सहमत है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बातें आएंगी जनता में तो उसका नुकसान होगा भारतीय जनता जरा पार्टी? भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिल साफ है रजत जी, हमारा दिल साफ है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट है कि अभी का जो आरक्षण की व्यवस्था है वो चलनी चाहिए। और समीक्षा नहीं होनी चाहिए? कभी नहीं कहा हमने समीक्षा होनी चाहिए। जो भी बयान मनमोहन वैद्य के हैं या मोहन भागवत के हैं, उससे ये अर्थ निकलता है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मगर रेजोल्यूशन आपको चाहिए तो मैं कल भेज दूंगा। उसके बाद में आपने जो विवाद खड़ा किया, ऐसा ही कई लोगों ने विवाद खड़ा करने का प्रयास किया। किसी भी संगठन की नीति रेजोल्यूशन से स्पष्ट होती है, और रेजोल्यूशन की कॉपी मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, कॉपी भेजने की जरूरत नहीं, आपकी बात है, मैं उसका विश्वास करता हूं। अच्छी बात है रजत जी। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि ये सुहाने सपने बेचते हैं। 27 अक्टूबर को आपने इटावा में कहा कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए से यूपी का विकास करना है तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत देना होगा। ये एक तरह की सौदेबाजी नहीं हुई जनता के साथ? मैंने पूरा वाक्य आपने नहीं सुना, बीच में से काट कर आप उठा रहे हैं। मेरा वाक्य था, मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया प्रति साल ज्यादा भेजा है यूपीए सरकार से, मगर 1 लाख करोड़ रुपया नीचे तक नहीं पहुंचा। ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। अगर भ्रष्टाचार रोकना है, 1 लाख करोड़ रुपये से यूपी का विकास करना है, तो पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी और सपा की सरकार को हटाना पड़ेगा। मैं आज भी कहता हूं कि अगर इसमें सौदेबाजी क्या है? अगर पैसा चाहिए उत्तर प्रदेश को, पैसा चाहिए ऐसा नहीं है, जो भेजा है वो ये खा गए हैं। उन्होंने बड़ी लंबी लिस्ट बताई थी कि उन्होंने क्या क्या किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, कैसे सड़कें बनवाई, कैसे उन्होंने, मैंने कहा ना 18 करोड़ और 31 करोड़ ऐसी सड़कें बनाई है। देखिए रजत जी, समस्याओं का दरिया है उत्तर प्रदेश। कॉस्मेटिक तरीके से विकास कर उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। क्या हुआ है रोजगारी के लिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करना पड़ा, क्योंकि 70% एक ही जाति के लोगों को टिकट बहाली कर दिया गया। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। पूरे देश भर में मोदी जी की अपील के बाद ज्यादातर सरकारों ने स्वीकार कर लिया, वर्ग 3 और 4 की बहाली के लिए इंटरव्यू समाप्त कर दिए जाएंगे, मेरिट्स पर होगा। उत्तर प्रदेश नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचार करना है। रजत जी, इन्होंने, मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी, उसका प्रीमियम भी नहीं भरा, क्योंकि एजेंसी का कमीशन तय नहीं हो पाया, और आज उत्तर प्रदेश के किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा है। क्या किया है अखिलेश जी ने? आपको सुनाया हो तो मुझे लिस्ट तो सुना दो। मेरे पास 500 सवाल है।
उन्होंने तो ये भी बताया कि जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिसमें वादा किया 24 घंटे बिजली देंगे, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त लैपटॉप देंगे, ये उनका मैनिफेस्टो कॉपी कर लिया। 24 घंटे बिजली उनकी तो 5 साल समाप्त हो गई, आ गई है क्या? उन्होंने अब क्या कहा- मैनिफेस्टो करना भाई? लास्ट मैनिफेस्टो का आपका घोषणा है, अब तक तो हुआ नहीं। और हमने रजत जी हमने ये सारी चीजें हमारे शासित राज्यों में कर दी है। अब मध्य प्रदेश जाइए, गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, राजस्थान जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, ये सारे राज्यों में हमने 24 घंटा बिजली दे दी है। और लैपटॉप के लिए भी मैं बहुत स्पष्ट हूं कि लैपटॉप किसी एक जाति और धर्म विशेष को नहीं मिलेगा, समाज के हर बच्चे को मिलेगा, जाति और धर्म के आधार पर हम देंगे। लेकिन आपने जो इतने बड़े बड़े वादे किए और हैं, उसको ध्यान से आप भी पढ़िएगा, मेरे घोषणा पत्र का एक एक शब्द पढ़ा है, उसमें लिखा है जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर हर युवा के पास हम लैपटॉप भिजवाएंगे। लेकिन मायावती जी ने बड़ा सख्त उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पूछना चाहिए अमित शाह को और मोदी जी को कि उन्होंने जो वादे किए थे 2014 में चुनाव के वक्त में, उनको पूरा नहीं किया। और वादा खिलाफी अपने आप में एक बड़ा जुर्म है, जिसका भय मोदी जी को सता रहा है। देखिए रजत जी, हम कोई एक राज्य की सरकार पार्टी नहीं है, पूरे देश में मेरी पार्टी चलती है, अखिल भारतीय पार्टी है। देश में हमारी जहां सत्ता में हिस्सेदारी है और हमारी सरकार है, ऐसे 14 राज्य हैं। और हम अकेली ऐसी पार्टी है जो बार बार चुनकर आती है। मैं आपको बताता हूं, अब कम्युनिस्ट भी चुनकर नहीं आते बार बार। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो परफॉर्मेंस के आधार पर चुनकर आती है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गोवा हो, बार बार चुनकर आए हैं। अगर वादा खिलाफी करते तो जनता हमें मैंडेट न देती। कुछ वादे याद दिलाए हैं, जैसे 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रजत जी, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे दिया है हमने। प्रधानमंत्री जी की जो छोटे उद्यमियों को लोन देने की योजना है, इसके अंदर अब तक 3 करोड़ 87 लाख लोगों को स्वरोजगार दिया गया है। और किसानों को वादा किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 50% ज्यादा मिलेगा फायदा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अब तक हम 22% ही बढ़ा पाए हैं, मगर हमारा वादा 5 साल का है रजत जी, अभी 2.5 साल बाकी है। और मजदूरों का पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा का वायदा हमारा पूरा हो गया, उन्होंने पढ़ा नहीं है। और पेंशन के अंदर मिनिमम पेंशन हमने 1000 रुपये का कर दिया, जो 13 रुपया, 15 रुपया, 17 रुपया था। वो पूछते जाइए आप एक। हाँ बिल्कुल। और ये उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, गरीब लोगों को। देखिए, तो मायावती और आपके विचार समान है रजत जी। आप भी डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ हो। और नहीं, मैं डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं उससे लोगों को होने वाली परेशानी के खिलाफ रहा। देखिए रजत जी, डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ी श्रृंखला का एक आगे का कड़ी है। डिमोनेटाइजेशन को आइसोलेशन कर नहीं देखा जा सकता, उसके बाद में आया। हम भी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। हमें भी पार्टी चलाने में तकलीफ होगी, फिर भी हमने फैसला किया भ्रष्टाचार को इस देश की राजनीति से बाहर करने के लिए, काले धन को इस देश की राजनीति के बाहर करने के लिए, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2000 रुपये से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। मैं मानता हूं रजत जी, ये साहस नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश की राजनीति में किसी के अंदर नहीं। जो स्वयं एक राजनीतिक पार्टी का नेता है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता है, और कहता है कि चंदा 2000 रुपये से ज्यादा कैश राजनीतिक पार्टियां नहीं ले पाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला है अपने आप में। जो अखिलेश यादव ने कहा सुबह, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि मजदूरों का नुकसान हुआ, आगरा में, बनारस में, मुरादाबाद में लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस चौपट हो गए। देखिए, अखिलेश जी का आरोप है, और मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी डिमोनेटाइजेशन को मुद्दा बनाए चुनाव का। वो तो इसके बारे में बात कर ही रहे। नहीं, बात कर रहे, चुनावी सभा में नहीं बोलते भैया, नहीं बोलते हैं। मोदी लगता है, कल आगरा के शो में भी मोदी के नारे लग गए, इसलिए सभा में नहीं बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रिस्ट को नुकसान हुआ, उन्होंने आकर मुख्यमंत्री से शिकायत की है उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने। अरे, मैं मेरठ कल गया था, दिन दहाड़े व्यापारियों को गोली लगा देते हैं, लखनऊ में लगा देते हैं, इलाहाबाद में लगा देते हैं। कुछ रुपयों का नुकसान हुआ होगा 1-2 महीने के लिए, मगर जान चली जाती है। अखिलेश, जान की चिंता करो भैया,
व्यापारी महफूज ही नहीं है तो कैसे व्यापार करेगा, आप बताइए मुझे। उन्होंने वादा किया उसकी जांच करवाएंगे, वो कैसे हुआ है? जांच करा कर क्या होता है? तो हर रोज 23 हत्याएं होती है, क्या जांच कराएंगे बताइए आप मुझे। अभी कल जो लखनऊ में हुआ, परसों रजत जी बेटे को मार दिया, मारने वाला जेल में बैठा है, और जेल में बैठा है, बाप गवाही न दे इसलिए जेल में से बैठकर बाप को मरवा दिया। क्या जांच कराएंगे? कैसे उत्तर प्रदेश में विकास होगा? कैसे व्यापार बढ़ेगा? कैसे कोई उद्योग लगाएगा? कैसे नौकरी बढ़ेगी? डिमोनिटाइजेशन छोड़ो, सपा के गुंडों को कब्जा रखो तो भी यहां भला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। सारे उत्तर प्रदेश के हर गांव में सपा के लोगों ने जमीन कब्जा कर रख दी है रजत जी। मथुरा के हाट में इतनी बड़ी हजारों सैकड़ों हेक्टेयर जमीन, राम वृक्ष नाम का एक व्यक्ति 3 साल तक हत्या कर बैठ गया। पुलिस छुड़वाने गई, कलेक्टर छुड़वाने गया, कोर्ट के ऑर्डर के बाद उस पर गोलियां चला दी, 2 दरोगा मर गए। कैसे यूपी के अंदर विकास हो सकता है? उन्होंने कहा कि 100 नंबर की सर्विस शुरू की है, पुलिस 15 मिनट में पहुंच जाती है अब तो। वहां क्या हुआ था? क्यों लखनऊ में आधे घंटे तक 25 गोलियां चली, पुलिस नहीं पहुंची? अरे मेरठ में आधे घंटे तक गोलीबार हुआ है, 25 गोलियां चली लखनऊ के बाजार में, 4 व्यापारी घायल हो गए, एक नौजवान मारा गया। क्यों पुलिस नहीं पहुंची रजत जी? ये सारे कोरे वादे हैं, और 2 शाहजादों को मिलने से उत्तर प्रदेश की बदहाली दूर नहीं होगी। मैं बताता हूं आपको, अगर ये मानते कि सारी चीजों पर ये उनका रोड शो पर्दा डाल देगा तो ये कभी नहीं होता। यूपी की जनता सब जानती है, हर गांव में उनके एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जनता तय कर कर बैठी है रजत जी कि सपा सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपनी पार्टी से ऐसे तत्वों को बाहर कर दिया तो अब स्लेट 3 साफ नाम है? बोलिए आप, 3 नाम। किसको बाहर कर दिया? मुलायम सिंह जी को ही बाहर कर दिया उन्होंने। मुलायम सिंह जी को बाहर नहीं किया, उन्होंने संरक्षक बनाया। आगे बोलिए। वो सिर्फ कहने की और बात। रोज कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद चाहिए। आगे उन्होंने नाम बोलिए। शिवपाल जी को सिर्फ एक टिकट शिवपाल दिया, जी को टिकट दिया है, उनके सारे साथियों के तो टिकट काट भैया दिए। टिकट क्यों दिया? कौन साथी का? गायत्री प्रजापति का कटा है क्या? पवन पांडे का कटा है क्या? किसका टिकट कटा? आप कह रहे रजत हैं जी आपका स्टडी थोड़ा आधा अधूरा है। सारे के सारे वो है, सिर्फ साथ में राहुल गांधी आ गए हैं तो एक ही से ही प्रदेश परेशान था, अब 2 आ गए। 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाला भी आ गया। एक से ही परेशान था, अब 2 आ गए। क्या होगा बताइए आप प्रदेश का? उनका तो कहना है कि साइकिल पर मजबूत हाथ रहेगा, हैंडल पर, इनके पास पेडल, उनके पहले पास से हैंडल। ही साइकिल पंक्चर हुई थी, चल नहीं रही थी। धक्का लगाने के लिए राहुल जी को लाए हैं, दोनों नैया पार नहीं करा पाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ हैं, प्रबुद्ध लोग लखनऊ के। आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आपने काला धन की बात करी और काफ़ी हद तक उस पर आपने लगाम भी लगाई। मैं आपके फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन जो स्विस बैंकों में पैसा जमा है वो कब आप वापस ला रहे हैं? देखिए, स्विस बैंकों के पैसे लीक के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारे फैसले किए हैं। लगभग 22 देशों के साथ ट्रीटी की है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करेगी, और इसके लिए भी एक टास्क फोर्स गठन कर रहे हैं। मगर अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कांग्रेस सरकार बनाकर जो समझौते कर गई थी, उसको बदलने में काफी समय लग रहा है। और आप ये बात मानकर चलिए कि स्विस बैंक में से जितना पैसा है उसको लाना जितना महत्वपूर्ण है, इतना ही महत्वपूर्ण नया पैसा न जाए वो भी है। तो हम दोनों मोर्चे पे लड़ रहे हैं। नया पैसा स्विस बैंक में न जाए इसके लिए भी लड़ रहे हैं, उसको वापिस आने के लिए भी लड़ रहे हैं। अखिलेश जी ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि जब एमनेस्टी स्कीम सरकार ने लगाई तो इनकम टैक्स के अफसरों ने, व्यापारियों ने शिकायत की है कि व्यापारियों से जबरदस्ती कहा कि आप इसमें पैसा डालिए। देखिए रजत जी, आप कुछ भी कह लीजिए, कोई व्यापारी कभी एमनेस्टी स्कीम में उसके पास काला धन नहीं है तो घोषित ही नहीं कर सकता। लाएगा कहाँ से? नहीं है अगर तो घोषित कहाँ लाएगा, कहाँ से? भरना पड़ता है ना इसमें। तो उनकी शिकायत थी जो इनकम टैक्स के अफसरों का टेरर बहुत बढ़ गया है। टेरर नहीं है भैया, इन्होंने कहा कि भैया आप घोषणा कर दो, और काला धन किसी के पास पड़ा है और घोषणा करने के लिए कहते हैं तो उसमें मैं नहीं मानता कुछ अनुचित है।
क्या जनरल कैटेगरी का बंदा जो है वो कितना भी क्वालिफाइड हो, कितना भी उसके पास एक्सपीरियंस हो, जो भी चीज़ें हो, क्या वो इन जातिवाद और इन चक्कर में फंसता नहीं है? देखिए, किसी भी जाति का कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्लास का रिजर्वेशन है। अनुसूचित जाति का एक वर्ग बनाया गया है संविधान के तहत, पिछड़ाओं का एक वर्ग बनाया गया है, एसटी का शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक वर्ग बनाया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए, तो पिछड़ा समाज की जाति में बिंद आते हैं, तो बिंद जाति है, पिछड़ा वर्ग एक क्लास है, इसको क्लासिफाइड किया गया है और उनकी जनसंख्या में जो अनुपात है उससे बहुत कम दिया गया है। मानो 70% ये पूरा वर्ग होता है, तो इसके सामने 27% का रिजर्वेशन है। उनके एक सेकंड मुझे सुन लीजिए, उनके अनुपात में बहुत कम है और सरकार का ये प्रयास भी है कि सीटों में इतनी बढ़ोतरी की जाए कि ये मेरिट्स वाले बच्चों को भी अन्याय न हो, और उस दिशा में हम कर रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र में हमने 25 नए मेडिकल कॉलेज का वादा किया है और निश्चित रूप से 5 साल में बना देंगे, और हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी वादा किया है, जिससे मेरिट वाले लोगों को परेशानी न हो और जो पिछड़े हैं उनको भी मौका मिले। मेरा एक सवाल अमित शाह जी से है कि यहाँ के लोग आमतौर पे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का आपस में कुछ मेल भी है, जिसकी वजह से कई ऐसे बयानात होते हैं जो बहुत शर्मनाक होते हैं, मगर बीजेपी उस पर चुप्पी साध जाती है। जैसे आजम खान साहब का कल एक बयान था बदायूं में, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और वहाँ पर भारतीय फोर्सेज जिस तरह से इजरायली फोर्सेस फ़िलिस्तीन में जुल्म कर रही हैं, वैसे ही भारतीय लोगों पर, वहाँ की कश्मीरियों पर भारतीय फोर्सेस जुल्म कर रही हैं। इस बयान के, इतने शर्मनाक बयान के आने के बाद भी बीजेपी का कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया। नहीं, हमारे ध्यान पर नहीं आया। अभी मैं कह देता हूँ, रिएक्शन अभी दे देता हूँ। ये आजम खान जी का बयान उनके चरित्र को उजागर करने वाला बयान है और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसका जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कहना चाहिए कि वो कश्मीर के लिए क्या मानते हैं। आजम खान मेरी पार्टी के नेता नहीं है, इसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की बनती है उनसे जवाब तलब करने की। एक सवाल आपसे इतना पूछना है कि एनजेएसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, जजेस की वैकेंसीज फिलअप नहीं हो रही हैं, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, सारी पब्लिक परेशान है। देखिए, आपने भाषण ही सुने हैं, किसके मैं कहना नहीं चाहता, जनता समझ जाएगी। वास्तविकता ये नहीं है। विगत 35 साल में सबसे ज्यादा जजों की नियुक्ति ये 2.5 साल में नरेंद्र मोदी के शासन में हुई है, सबसे ज्यादा नियुक्ति, और इसके आंकड़े भारत सरकार की विधि मंत्रालय के वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, आप डाउनलोड कर कर देख लो। और आपका ये भ्रांति है कि एनजेसी के फैसले के कारण जजों की नियुक्ति रुकी पड़ी है। नियुक्ति नहीं रुकी है, पुरानी व्यवस्था से आज भी नियुक्ति। न्यूज़पेपर्स के आंकड़ों के बारे में बात कर रहा था, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है जितनी जा रही हैं, करीबन 150-200 वैकेंसीज जो भी फिलअप होने के लिए जा रही हैं, वो एग्जीक्यूटिव यूनियन आगे बढ़ने एक अमित जी, बाय एंड लार्ज इंप्रेशन ये है कि जजेस की नियुक्ति रुकी हुई है इस तकरार की वजह से। गलत इंप्रेशन है रजत जी, और मैं कहता हूं भारत सरकार की साइट पर आपको जाकर देख लो, कंपेरेटिव ग्राफिक्स के साथ बनाकर दे रखा है। हम जुडिशरी के साथ बहस कर, सुनिए तो, हम जुडिशरी के लोगों के बातों के साथ बहस करना नहीं चाहते, हम सम्मान करते हैं, मगर वास्तविकता है कि सबसे ज्यादा जजों की नियुक्ति 2.5 साल के अंदर हुई है। और जो पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट हमारे सामने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसमें एक कंफ्यूजन हो रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कंफ्यूज मत होइए। उत्तर प्रदेश और गुजरात का कंपैरिजन कर दीजिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कर दीजिए, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कर दीजिए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कर दीजिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का कर दीजिए। सुन लो भैया, एक जमाने में बीमारू राज्य का कंसेप्ट किसी अर्थशास्त्री ने लॉन्च किया था। बीमारू राज्य में से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो बदहाली की अवस्था में थे, हम उसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुराने मध्य प्रदेश का हिस्से छत्तीसगढ़ में आए। ये तीनों राज्य बीमारू के बाहर निकल गए हैं। उत्तर प्रदेश में हम सत्ता पर आने के बाद 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की कैटेगरी से निश्चित रूप से बाहर आ जाएगा, निश्चित रूप से। और ये बाकी बीमारू राज्य में भी हमने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की थी, पहला चुनाव ऐसे ही लड़े थे। लेकिन उनका सवाल है कि उत्तर प्रदेश में
बाकी दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री उम्मीदवार सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसलिए जनता के मन में कंफ्यूजन है। बाकी दोनों पार्टियों में कोई और नेता ही नहीं है। कौन है बताइए मायावती की पार्टी में? बसपा में कौन है? सतीश चंद्र मिश्रा। आप मानते हो मुख्यमंत्री बन सकते हैं मायावती के रहते? और यहाँ कौन है नेताजी का दूसरा बेटा? समाजवादी पार्टी में तो बहुत सारे हैं। बेटा शिवपाल- चाहिए ना, बेटा तो एक ही है। ये माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 18 करोड़ की सड़कें और 31 करोड़ की सड़कें, और यादव सिंह प्रकरण चल रहा है एनडीए में वहाँ नोएडा का, तो जब सीबीआई आपके पास है तो आप जांच करवा करके उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सड़क की जांच जब तक वो हमें नहीं सौंपते हम नहीं कर सकते। और अरे सुन लो भैया, सब जवाब देता हूँ, उतावले मत हो। और सुन लो, जितना भी करप्शन हुआ है, चाहे बुंदेलखंड का खनन घोटाला है, यादव सिंह हो, या इस सड़क का घोटाला है, या बिजली का घोटाला है, सारे के सारे करप्शन की जांच भी होगी और करने वाले निश्चित समय मर्यादा में जेल में भी जाएंगे, ये समझ कर चलो। लेकिन यादव सिंह जी का केस तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार के विरोध के बावजूद सीबीआई को सौंप दिया हाँ, है। तो वहां पर जेल में गए ही है और आगे की परतें भी खुल रही है। रजत जी, यादव सिंह आज जेल में ही है, आगे की परतें भी खुल रही है, मगर हम खोलेंगे तब आप आपकी अदालत में पूछोगे वेंडेटा का पॉलिटिक्स है कि बदले की कार्यवाही है। इस वक्त ऐसा मत अगर करना। कोई आरोप लगाएगा तो पूछना पड़ेगा। नहीं, वो तो पूछना पड़ेगा, मगर तथ्य भी देखने पड़ेंगे। आज आपने पूछा है वो भी याद कर रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राम गोपाल जी पर इसी बात का प्रेशर डाल दिया बीजेपी ने। उनका परिवार का मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। और बाय एंड लार्ज एक प्रयास है कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए चीजों से। जब कभी भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो हिंदुत्व की बात करती है और ये कहती है सबका साथ सबका विकास, परंतु जब टिकट देने की बात आती है तो आपके यहाँ एक भी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या इस तरह से सबका साथ सबका विकास होगा? आप टिकट को विकास कहते हैं? हम विकास करने के लिए राजनीति में नहीं आए भैया। सबका साथ सबका विकास क्या होता है मैं समझाता हूं। जब 24 घंटा बिजली कैसे हर एक प्रदेश में पहुंचती है तो मुसलमान के घर में भी पहुंचती है। हर घर में शौचालय बनता है तो मुसलमान के घर में भी बनता है। भ्रष्टाचार बंद होता है तो मुसलमान के लिए भी बंद होता है। तो ये विश्वास दिला सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं होगा? रजत जी, मेरी एक सरकार नहीं है, 14 सरकारें चल रही है और सब जगह ऐसा ही है। आप जाकर देखिए, हर मुसलमान के घर में गुजरात में बिजली पहुंच गई है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा मुसलमानों को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मगर मेरिट्स में किया है, वोट बैंक के लिए नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में मुसलमान भाई बहन रहते हैं। संख्या ही भारी है, यहाँ पर जनसंख्या ही भारी है। हम अभी आपसे ये भरोसा चाहते हैं कि बीजेपी के आने के बाद ये जो अपराध है और ये जो भ्रष्टाचार है ये खत्म कर देंगे आप। देखिए, बीजेपी की सरकार यहाँ पर कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, राजनाथ सिंह जी की सरकार बनी थी, राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार बनी थी, और सबसे कम दंगे, अगर सबसे कम अपराध हुआ, सबसे कम दंगे हुए तो वो सरकारों में हुए थे। ये अखिलेश सरकार के 5 साल के शासन में 200 दंगे हुए, 200 दंगे, जिसका कोई जवाब नहीं। यही भरोसा चाह रहे हैं सर आपसे। जी निश्चित भरोसा रखिए, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो किसी के साथ भेदभाव रखे बगैर अपराध करने वालों पे दंडित करने वाली कठोर कार्यवाही। बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपने उत्तर प्रदेश की जनता के मन में जो शक थे, सवाल थे, उन सबके बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। हम आज का कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। अमित शाह पर हमने मुकदमा चलाया, उनके जवाबों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, वादों में कितनी ताकत है, इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। चुनाव का माहौल है, हम इंतजार करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के फैसले का, अमित शाह के आज के इस मुकदमे पर।